चलिए मित्रों, मैं जो बात कर रहा था आपसे, तो सीसी लागू हुआ, किस सत्र में लागू हुआ, सीबीएसई में कब लागू हुआ, राजस्थान में कब लागू, किसने उसको लागू किया। अगला प्रश्न ये था कि सीसीई के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर प्रश्न ये आता है परीक्षा में कि सीसी लागू करने के प्रमुख उद्देश्य थे, तो या सीसी लागू उद्देश्य था, तो एक बार का जो परीक्षा का भय था, एक बार एग्जाम होगा, बच्चा उसे एक बार के एग्जाम के भय से बचेगा। और केवल एक शैक्षिक पक्ष का, केवल आप एक पक्ष का मूल्यांकन आप कर रहे हो, वो मूल्यांकन न किया जाए, उसका ओवरऑल किया जाए। अभी हम ओवरऑल की बात परिभाषित करेंगे, हम लोग सततता को परिभाषित करेंगे, व्यापकता को भी परिभाषित करेंगे। जो साथी जुड़े हैं बीच में, उन सभी का स्वागत है। नरेंद्र जी, दीपिका जी, स्वागत है आपका। तो अभी तो जितने भी हम लोग परीक्षा को लेकर के जो भय बच्चों के अंदर जो बात कर रहे थे, उस भय से बच्चा बचे और मूल्यांकन एक बार में ली जाने वाली प्रक्रिया न होकर के सतत चलने वाली प्रक्रिया, बच्चों के लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस, नॉट ओनली आफ्टर द प्रोसेस। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल आप प्रक्रिया के अंत में आप बच्चों को ये देख लेते कि उसने कितना सीख लिया है। और ध्यान रखें, उसी अवधि में कुछ ये टर्म उस समय क्रिएट हुई जो हम बात कर रहे थे। जो टर्म थी हमारी 2-3, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये जो बातें थी असेसमेंट की, ये भी आएंगी। तो कब लागू हुआ, ये बात हमारी हो गई है। क्यों लागू हुआ, परीक्षा का भय से दूर हो, केवल एक पक्ष का मूल्यांकन ना हो। एक पक्ष के मूल्यांकन से अभिप्राय था कि पुरानी मूल्यांकन प्रणाली में केवल और केवल ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता था, ज्ञानात्मक पक्ष की जांच की जाती थी। लेकिन सीसीई में कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, एंड व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव, जो व्यापक है वो उस व्यापकता से अभिप्राय क्या है। परीक्षा में जब ये प्रश्न आता है कि सीसीई में व्यापकता से क्या अभिप्राय है, सतत एवं व्यापक आकलन में व्यापकता से अभिप्राय क्या है, तो ध्यान रखिए, व्यापकता शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सहशैक्षिक पक्ष, और शैक्षिक के साथ साथ सहशैक्षिक पक्ष। इसको और थोड़ा सा विस्तार दें हम, जिसको हमने व्यवहार के 3 पक्षों के रूप में देखा। ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष की भी जांच की जाए। अब आप थोड़ा सा सोचिए, जो आपका ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है, शैक्षिक क्रियाएं, हम 3 शब्द एक तरफ है और 2 शब्द एक तरफ है। एक तरफ 3 शब्द हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, और एक तरफ 2 शब्द हैं, शैक्षिक क्रियाएं और सहशैक्षिक क्रियाएं। आपका जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, उस ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध आपकी शैक्षिक क्रियाओं से होता है। यानी कि आप शैक्षिक क्रियाओं में बालकों ने जितना ज्ञान ग्रहण किया है, बौद्धिक रूप से उनके अंदर जो विशेषताएं, जो योग्यताएं, जो क्षमताएं आई हैं, आप उसकी जांच करते हो। लेकिन सहशैक्षिक पक्ष में आप बालकों के नैतिक, चारित्रिक, अनुशासनात्मक, इन सभी मूल्यों की आप जांच करते हो। बालक क्रियात्मक तौर पे कितना सक्षम है, उसकी सोच क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उसकी अभिरुचियां क्या हैं, उसके अंदर कौन सी विशेष योग्यताएं हैं, वो सारी की सारी, उन सब का उल्लेख आप अपने इस मूल्यांकन प्रक्रिया में करते हो। तो आपने उसकी रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, यानी कि दृष्टिकोण, उसके नैतिक, चारित्रिक, अनुशासनात्मक मूल्य और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य, तो ये जो रुचियाँ, अभिप्रेरणा, ये उसके भावात्मक पक्ष से संबंधित हैं। जो कार्य किए उसने क्रियात्मक तौर पर, उन सभी का उल्लेख, वो आपका मिल करके सहशैक्षिक पक्ष होता है। शैक्षिक पक्ष में केवल ज्ञानात्मक पक्ष आता है और सहशैक्षिक पक्ष में आपकी भावात्मक और क्रियात्मक दोनों पक्ष आते हैं। तो उन सब का मूल्यांकन किया जाए। तो सतत और व्यापकता के दायरे में ये दोनों पक्षों को लिया गया, क्योंकि हमारी पुरानी जो अंक तालिकाएं थी, उन पुरानी अंक तालिकाओं में केवल और केवल हमारे अंकों का उल्लेख होता था। उदाहरण के लिए गणित में बालक की 100 में से 62 मार्क्स से हैं, 62 मार्क्स से, विज्ञान में 75 मार्क्स से हैं। तो ये जो 62, 75, 75, ये जो मार्क्स हैं, ये उसकी एक मात्रा बता रहे हैं। ये केवल मात्रात्मक है, और जो मात्रा बताता है वो मापन होता है। मुझे बच्चों ने पूछा था कि सर, आकलन तो प्रक्रिया के दौरान होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया के समाप्ति के बाद होता है, तो फिर मापन कब होता है? तो मैंने कहा, मापन अलग से नहीं होता है।
मापन उस मूल्यांकन का ही एक पार्ट है। जब आप परिभाषाएं देखेंगे तो परिभाषा में आपको ये मिलेगा कि मापन मूल्यांकन का ही एक अंग होता है, लेकिन मापन की प्रकृति केवल मात्रात्मक होती है, मूल्यांकन की प्रकृति मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होती है। तो मापन मूल्यांकन दोनों प्रक्रिया के अंत में किए जाते हैं। आकलन प्रक्रिया के दौरान सतत लगातार चलता है। आप बच्चे को अधिगम करा रहे हो और अधिगम कराने के साथ साथ आप उसको साथ ही साथ आप देखते हो। तो ये हमारे उसके जुड़े आकलन, मूल्यांकन और मापन शब्द की बात थी। अब सीसीई के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है उसकी हम बात करें। बच्चों ने एक पूछा था कि सर एक संख्या मैंने आपको बता दिया, राजस्थान में 3 ऐसे हैं वर्तमान में। इस साल अगर रीट होती है 2020 में, 2021 में भी होती है, 2021 मई जून जब तक नया सेशन नहीं प्रारंभ होता है, अगला 2022 वाला 21-22 वाला, तब तक अगर रीट कंडक्ट होती है और अगर ये प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सीसीई में कितने योगात्मक लिए जाते हैं, तो वर्तमान तक 3 आपका उत्तर सही है। सीबीएसई में कितने लिए जाते हैं तो आपका 2 सही है। अब प्रश्न ये था कि सीसी के अंतर्गत जो हमने बात की थी, 2 रचनात्मक, संरचनात्मक और योगात्मक 2 शब्द जिसका मैं प्रयोग कर रहा था। संरचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, योगात्मक यानी कि समेटिव असेसमेंट क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं FA, फॉर्मेटिव असेसमेंटों का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य बालकों के साथ सुधारात्मक यानी कि विकासात्मक प्रकृति का होता है। यानी कि आप रचनात्मक आकलन इस प्रकार से, इस उद्देश्य से लेते हो कि बालकों के अधिगम अवरोधकों का पता कर सको, उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ कहाँ कहाँ पर हैं और उसका आप किस प्रकार से समाधान निकालेंगे। अपनी योजना में, शिक्षण योजना में आप किस प्रकार से परिवर्तन आप करेंगे, उससे किस प्रकार से आप इम्प्रोवाइज करेंगे कि बच्चे पहले से बेहतर सीखें, उनकी कठिनाइयों का निवारण हो। ये सारी योजनाएं जब आप शामिल करके इस उद्देश्य से आकलन लेते हो तो फिर वो आकलन होते हैं आपके संरचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और मैंने आपको एक शब्द जो लिखाया था, मैं वापस उसको दोहराऊंगा और वापस उस विवाद वाली बात को फिर वापस दोहराऊंगा। मैंने बच्चों से बोला था कि संरचनात्मक आकलन जो होता है उसकी प्राप्तांक जो हो, उसकी प्राप्तांक होते ही नहीं है उसमें जो परफॉर्मेंस है बच्चे की, आपने संरचनात्मक आकलन में बच्चे के साथ जो नोट किया, आपने आकलन से जो निष्कर्ष निकाले, वो निष्कर्ष कभी भी अंतिम परिणाम में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। इस बात पे विवाद था और इस बात पे विवाद था। आसिफ भाई स्वागत है आपका, आसिफ जी खोकर, संतोष गोयल, अशोक बिश्नोई, सभी लोग मुझे दिख रहे हैं, ब्रिजेश स्कूल से सभी, आप सभी का स्वागत है। तो विवाद ये था, बच्चों ने कहा कि सर हमने तो, दूसरे सर ने लिखा है कि उसके नंबर 10% कैरी फॉरवर्ड होते हैं, 30% वो अलग, वो ध्यान रखिए, वो 6 to 10th तक की स्थिति है। और दूसरा मैंने आपको कहा था कि जिसको वहाँ FA नाम दिया गया है वो PT, बेसिकली वो PT होते हैं, उस PT1 के PT2 के नंबर वहाँ कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जिस आकलन को आप केवल सुधारात्मक दृष्टिकोण से लेते हो, मूलतः संरचनात्मक आकलन वो होता है और संरचनात्मक आकलन की परफॉर्मेंस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। संरचनात्मक आकलन हमेशा सुधार के दृष्टिकोण से लिए जाते हैं और प्रक्रिया के दौरान, शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान मध्य में लिए जाते हैं। लेकिन जो योगात्मक आकलन जो होते हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम कितने माह का होता है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे हम CBSE की बात कर रहे थे तो CBSE में 2 योगात्मक होते हैं, 2 ऐसे होते हैं। तो एक जो ऐसे की अवधि होती है वो 5 माह की होती है CBSE में। राजस्थान में 3 ऐसे होते हैं, तो अभी वर्तमान में एक ऐसे 3.5 माह का होता है और 3.5 माह के 3 ऐसे, तो 10 माह का, 10.5 माह का एक सेशन कंसिडर किया जाता है। इस 3.5 माह की अवधि समाप्त होने के बाद, CBSE में 5 माह की अवधि समाप्त होने के बाद फिर वो जो आकलन लिया जाता है जिसमें आपको उपलब्धि दी जाएगी, ग्रेड दिया जाएगा, आपको प्राप्तांक दिए जाएंगे, आपको एक सिंबल दिया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस ये, आपने इतना सीखा है। तो प्रक्रिया की समाप्ति के बाद फिर ये जानने के लिए कि आपने कितना सीख लिया है और उसे, उस उद्देश्य से जो आकलन किए जाते हैं वो योगात्मक आकलन होते हैं। SE1 होती है, SE2 होते हैं। राजस्थान में SE1, SE2, SE3 होते हैं। ये SE1 और FA की बात थी। फिर एक बिंदु था कि सर, एक बच्चों ने पूछा था, कल एक बच्चे ने मैसेज डाला भी था कि सर ये BLA आधार रेखा आकलन जो आपने मेंशन कराया था कक्षा में, उसको वापस एक बार समझा दीजिए। BLA
बेस लाइन असेसमेंट, जिन बच्चों को पहले से नोट नहीं है वो एक बार नोट कर सकते हैं। BLA की बात कर रहा हूँ मैं, आधार रेखा आकलन। परीक्षा में ये प्रश्न बन सकता है, बनता है। परीक्षक जब कहीं अंदर जाकर के प्रश्न पूछता है तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत बनते हैं। आधार रेखा आकलन क्या होता है, CCE प्रणाली में आधार रेखा आकलन क्या है। तो बच्चों अब आप समझ लीजिए, आधार रेखा आकलन BLA जो होता है वो सत्र के बिल्कुल प्रारंभ में, बिल्कुल प्रथम दिवस आप मान लीजिए, प्रथम दिवस कक्षा में विषयाध्यापक जाकर के बच्चों के साथ ये तय करता है कि इस कक्षा में जितने भी स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स में, उन विद्यार्थियों में कितने बालक ऐसे हैं जिनका स्तर वास्तव में उस कक्षा के अनुरूप है, और कितने बालक ऐसे हैं जिनका स्तर उस कक्षा से निचले स्तर का, यानी कि जिससे हम एक सरल भाषा में कहें कितने बालक मेधावी हैं, प्रतिभाशाली हैं, और कितने बालक कमज़ोर हैं। लेकिन मैंने आपको कक्षा में इस बात को कहा था कि आप मेधावी और प्रतिभाशाली और कमज़ोर शब्दों का प्रयोग आप CC में नहीं कर सकते हो। तो हमने वहाँ 2 शब्द मेंशन किए, कक्षा स्तर के बालक और कक्षा स्तर से नीचे के बालक। तो आप BLA जो है आधार रेखा आकलन, वो इस बात के लिए होता है, समूह विभाजन के लिए होता है, बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार समूह विभाजन के लिए होता है। और उस समूह विभाजन में आप कक्षा के समस्त बालकों को 2 समूह में आप बांटते हो, कक्षा स्तर के बालक और कक्षा स्तर से नीचे के बालक, जिसे हम साधारण भाषा में कहेंगे जो इंटेलिजेंट बच्चे और जो कमज़ोर बच्चे हैं। तो इन बच्चों के लिए जो योजना होती है, पाठ्य योजना, वो भी अलग अलग होती है। मैंने आपको कहा था कि किसी भी सरकारी स्कूल में आपको जब भी समय मिले, अब छुट्टियां हैं, जब भी आपको अवसर मिले, कभी जब कोरोना समाप्त हो जाए तब, अभी तो लॉकडाउन है, जब आप किसी भी स्कूल में आप जाएंगे तो आप उनसे, किसी भी शिक्षक से आप उनकी योजना डायरी को मांगिए। आप उनकी योजना डायरी जब आप मांगेंगे तो वो 15 दिन की योजना डायरी आपको दिखेगी, पाक्षिक योजना डायरी। उस पाक्षिक योजना डायरी में मैंने आपको बोला था 3 खंड होते हैं। 3 खंड में प्रथम खंड होता है वो संपूर्ण कक्षा की पाठ योजना होता है, और द्वितीय खंड जो होता है वो समूह 1 प्रतिभाशाली जो बालक है उनकी पाठ योजना, क्षमता संवर्धन योजना होता है। और तीसरा जो खंड होता है वो जो कमज़ोर बालक है, समूह 2 के बालक, उनकी बुनियादी दक्षता पर आधारित योजना होता है। तो ये जो 3 खंड होते हैं, एक बच्चे ने कल या परसों प्रश्न डाला था कि सर क्या पर्यावरण में BLA होता है, तो आप इस बात को भी अलग से, बहुत अच्छा प्रश्न उसने डाला था, ये आपके काम आएगा। ध्यान रखिए, पर्यावरण अध्ययन में BLA नहीं होता है। जो आधार रेखा आकलन होता है वो गणित में, हिंदी में और अंग्रेजी, जो प्राथमिक स्तर पर जो 4 विषय चलते हैं आपके, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, इसमें 3 विषयों में BLA आधार रेखा आकलन किया जाता है। पर्यावरण में आधार रेखा आकलन नहीं किया जाता है, क्योंकि पर्यावरण में ये जाना नहीं जाता है कि बच्चा कमज़ोर है कि इंटेलिजेंट है। पर्यावरण समस्त परिवेश की जानकारी है। गणित में और हिंदी में और अंग्रेजी में, भाषा में ये जाना जाएगा कि बालक जिस कक्षा में है उस स्तर की उसको जानकारी है या नहीं। तो आधार रेखा आकलन 3 विषयों में होता है, गणित, अंग्रेजी और हिंदी, भाषा विषयों में और गणित में, पर्यावरण में नहीं होता है। दूसरा एक प्रश्न मेरे पास डाला था कि सर BLA किस कक्षा से प्रारंभ होता है, क्या कक्षा 1 से प्रारंभ होता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। आधार रेखा आकलन कभी भी कक्षा 1 से प्रारंभ नहीं होता है, कक्षा 2 से प्रारंभ होता है। और इसलिए होता है कक्षा 2 से प्रारंभ कि हमको ये जानना है कि बालक उसी कक्षा के स्तर का है या उस कक्षा से नीचे के स्तर का है। तो चूंकि कक्षा 1 से नीचे कोई स्तर होता नहीं है, तो कक्षा 1 में आप आधार रेखा आकलन कर नहीं सकते हो, क्योंकि उससे नीचे का स्तर क्या होगा। कक्षा 1 में जो बालक आया है तो वहाँ पे आप ये मान करके ही तो चलते हो कि बच्चे को कुछ नहीं आता है तो आपको सब कुछ सिखाना है। तो आधार रेखा आकलन कक्षा 2 से प्रारंभ होता है। एक आधार रेखा आकलन को बच्चों ने पूछा था, एक बच्चों ने पूछा था सब एक पोर्टफोलियो को लेकर के था, तो मैंने बच्चों को क्लास में भी बताया था, वापस समझ लीजिए। पोर्टफोलियो पूरे सत्र में बालक के द्वारा लगातार किए जाने वाले जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों का जो संग्रह होता है वो पोर्टफोलियो होता है। उस बालकों के जितने भी कार्यपत्रक, जहाँ पे बालकों के साथ आप अपने विषय का कार्य कराते हो, बालक अपने विषय का कार्य करके आपको वो जो कार्यपत्रक इन द सेंस एक जो सादा कागज़, आप उसकी कॉपी का पेज आप ले सकते हो, आप A4 साइज पेपर ले सकते हो, बच्चों के साथ आप जो काम करते हो। और मैंने कक्षा में आपको लिखाया भी था कि ये औपचारिक तौर पर संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर आपको 1 सप्ताह में कम से कम 2 बार बच्चों के साथ कार्यपत्रक पर काम करना ही होता है। ट्वाइस इन अ वीक, 1 सप्ताह में 2 बार। तो आप लगातार बच्चे के साथ काम करते हो, तो अगर हम ट्वाइस इन अ वीक की बात करें तो 3 दिन में एक बार 6 दिन का सप्ताह होता है, एक संडे।
तो 3 दिन में आप बच्चे के साथ एक बार मूल्यांकन कर ही रहे हो, उसका आकलन कर रहे हैं, आप बच्चे के साथ ये चेक कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, फिर आप उस पर टिप्पणी लिखते हैं कि बच्चे को अभी ये और सिखाने की आवश्यकता है। यानी कि आपने 3 दिन के अंदर पता कर लिया कि बच्चे ने कितना अधिगम किया या उसका अधिगम अवरोधक कहाँ है। पुरानी प्रणाली में आप 1-2 माह 3 माह के बाद जाकर के एक परीक्षा लेते थे, 3 माह बाद आपको जाके पता लगता था कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, उसको कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो ये सीसी प्रणाली की एक विशेषता थी। तो पोर्टफोलियो होता है जिसमें बालक के द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह होता है। बच्चों ने एक प्रश्न और डाला था, सर एनेक्डोटल क्या होता है। एनेक्डोटल जो होता है, घटना व्रत जिसको बोलते हैं, एनेक्डोटल जो होता है उसमें बालक के प्रतिदिन की घटनाओं का व्रत होता है। ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो प्रतिदिन का संग्रह नहीं है, एनेक्डोटल प्रतिदिन का संग्रह है। एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो में थोड़ा सा अंतर होता है। एनेक्डोटल में प्रत्येक दिन की प्रत्येक गतिविधि का उल्लेख होगा और उसके द्वारा जो जब फाइनली जो मूल्यांकन किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, उसमें उसका एनेक्डोटल का एक रोल होगा। पोर्टफोलियो का भी एक रोल हो, पोर्टफोलियो, लेकिन पोर्टफोलियो उसके कार्यों का एक संग्रह है और एनेक्डोटल उसके मूल्यांकन का एक आधार है। पोर्टफोलियो एक सुधारात्मक दृष्टिकोण से बनाया गया एक उद्देश्य की बात होती है, उसके पीछे जो प्रकृति होती है। एक बच्चों ने पूछा था, सर इसमें सीसी प्रणाली में मैं आपको टर्मिनोलॉजी में एक बार मैं डिस्कस करूं, तो बच्चों ने पूछा था कि सर कार्यपत्रक वो मैंने आपको बता दिया है, पाक्षिक योजना डायरी का मैंने आपको चेक लिस्ट क्या होती है, बच्चों ने पूछा था सर चेक लिस्ट एक शब्द क्या है। मैंने आपके कमेंट लिख रखे थे। तो सीसीई में चेक लिस्ट जो होती है, आप जब 1 माह के बाद आप बच्चों के साथ जो फॉर्मेटिव असेसमेंट आप करते हो, उस फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चों के साथ आप जो काम करके उन्हें जो ग्रेड देते हो, उस ग्रेड को भरने का जो पत्रक होता है वो चेक लिस्ट होती है। और ये जो चेक लिस्ट होती हैं ये वास्तव में फॉर्मेटिव असेसमेंट का रूप होती हैं और 2 फॉर्मेटिव के आधार पर फिर आपका एक समेटिव होता है। इस वाक्य को आप सुना आप, 2 फॉर्मेटिव, 2 संरचनात्मक के आधार पर एक समेटिव होता है। इसीलिए सीबीएसई में जहां 2 समेटिव होते हैं तो 4 फॉर्मेटिव होते हैं, एक समेटिव के अंदर 2 फॉर्मेटिव। इसी प्रकार राजस्थान में अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो 3 समेटिव हैं और एक समेटिव में 1.5 माह बाद एक चेकलिस्ट भरी जाती है, तो पूरे सत्र में टोटल 6 चेकलिस्ट भरी जाती हैं। इसलिए संरचनात्मक आकलनों की जो संख्या है वहाँ पर 6 है। यद्यपि मैंने इस बात का भी उल्लेख किया था कि संरचनात्मक आकलनों की संख्या कितनी होती है, ये कभी प्रश्न परीक्षा में आता नहीं है। ये प्रश्न आता है कि समेटिव की संख्या कितनी होती है, एफए की संरचनात्मक की संख्या कितनी होती है, ये नहीं आता है बेसिकली। और अब आप ये पूछेंगे सर क्यों नहीं आता है, तो इसलिए नहीं आता है कि संरचनात्मक आकलन की मूल अवधारणा ये थी कि आप बालकों के सुधारात्मक दृष्टिकोण से उनके साथ अनौपचारिक रूप से आप कितनी भी बार इस कार्य को कर सकते हैं। जब आपको यही जांचना है कि बालक की प्रगति ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, उसे सीखने में कठिनाई हो रही है या नहीं हो रही है, और आपको उसके नंबर कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने हैं, तो फिर उस काम को आप कितनी बार कीजिए, अनौपचारिक रूप से कितनी बार करें आप बालकों के साथ। और अवलोकन के द्वारा, अवलोकन निरीक्षण के द्वारा, आप मौखिक परीक्षणों के द्वारा, आप कैसे भी ऐसे अनौपचारिक परीक्षण जिन्हें आप उचित समझते हैं तत्कालीन परिस्थिति में, आप उसके द्वारा बालकों की प्रगति को पता लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल होते हैं, दीज आर द टूल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, और आप कितनी भी बार उसको कंडक्ट कर सकते हैं। जनरली वो सामान्य तौर पर सीबीएसई में 4 बार और राजस्थान में 6 बार वर्तमान में कंडक्ट किया जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की संख्या प्राय ज़्यादातर नहीं पूछी जाती है, हाँ समेटिव असेसमेंट की संख्या पूछी जाती है। तो फॉर्मेटिव समेटिव का अंतर आपको बेसिकली कहाँ से समझना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रक्रिया के दौरान लिए जाएंगे, समय समय पर लिए जाएंगे, अनौपचारिक परीक्षणों से लिए जाएंगे, उनका उद्देश्य सुधारात्मक होगा। और योगात्मक आकलन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद लिए जाएंगे, उनका उद्देश्य होगा कि वो बालकों को आप जो ग्रेड देना है, जो अंक देने हैं, जो प्रतिशत आपको देनी है, आप उसका बच्चों को फाइनली आप उनको रिजल्ट बताएंगे, ये आपको बताना है। और वो जो ग्रेडिंग जो चलती है, टोटल ग्रेडिंग, वो आपने वो एक स्लैब जो है मैंने कक्षा में लिखाई थी, आप मेरे नोट्स में देख लीजिए। जैसे 91 से 100 तक आपकी A1 है, 81 से और 90 तक आपकी A2 है, वो जो पूरी जो स्लैब थी, और लास्ट में वो E2 तक था। तो जितने भी ग्रेडिंग जो हैं वो उस ग्रेडिंग प्रणाली को आप वहाँ से आप मेरे नोट्स से देख लीजिए। जैसे A1 जो ग्रेड होता है वो 91 से लेकर के 100 तक होता है, और उसका जो बिंदु जो बनता है वो बिंदु बनता है 10। 81 से लेकर के 90 तक आपका A2 होता है और उसके बिंदु बनते हैं उसके 9। और ये टोटल जो लास्ट जो ग्रेड होता है
वो लास्ट ग्रेड आपका होता है E2 जो 20 से कम होता है, 20 से लेस देन 20 वो आपका E2 के अंतर्गत आता है। तो वो जो पूरी ग्रेडिंग जो प्रणाली है आप उसे वहाँ से आप देख सकते हैं, मेरे नोट्स में मैंने आपको मेंशन कराया है। तो CCE प्रणाली मूल्यांकन की एक ऐसी नवीन प्रणाली है जो पुरानी मूल्यांकन प्रणाली से बिल्कुल भिन्न थी, जो एक अवधि के बाद जांच के सिद्धांत पे काम करती थी। CCE प्रणाली नियमित तौर पर लगातार बच्चों के साथ काम करने वाली एक प्रणाली है जो लगातार ये जांचती है कि बालकों के अधिगम अवरोधक क्या है, बालक क्या सीखते हैं। आपके कुछ कमेंट में देखना चाहूँगा। यस, पोर्टफोलियो कक्षा 1 से 8 क्लास के लिए तो राजस्थान में अभी पूरे राजस्थान में 5वीं क्लास तक संपूर्ण राजस्थान में लागू है। राजस्थान की बात करूँ कक्षा 1 से 5 तक संपूर्ण राजस्थान में, कक्षा 1 से 8 तक लागू नहीं है, आप समझ लीजिए। प्राथमिक कक्षा जो है वो संपूर्ण CCE है। तो साथियों मैं थोड़ा सा अभी सेशन कल शायद मैं अगेन इस अपनी बात को कंटिन्यू रखूँगा। हमारी बात अभी जारी रहेगी। हम लोग निश्चित तौर पर अभी अपनी बात को फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं। मैं कल आपके साथ फिर चर्चा करूँगा थोड़ी सी, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम भी बार बार आ रही है और मेरे मोबाइल की जो बैटरी है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बैटरी कंजप्शन कुछ ज़्यादा हो गया तो शायद ये बैटरी भी बंद होने वाली है। तो हम लोग अपनी बात को कल कंटिन्यू करेंगे। मैं आज रात को मैसेज डालूंगा। मैंने आपको जो फेसबुक पे अपने जो प्रश्न डाले हैं 50 गणित के और 50 पर्यावरण के, और बिल्कुल आज के सेशन के प्रारंभ में मैंने आपसे जो बात कही थी, आप उन बातों को ध्यान से बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपका इस दुनिया में शुभ चिंतक, इस पूरी दुनिया में आपका एकमात्र शुभ चिंतक जो है वो खुद आपके अलावा इस दुनिया में आपका कोई सबसे बड़ा शुभ चिंतक नहीं है। तो आप किस तरीके से अपना जीवन किस तरीके से संवार सकते हो, इसके लिए निर्णय आपको खुद को लेना है और उस निर्णय के लिए आपको दृढ़ प्रतिज्ञ आपको बनना पड़ेगा। थोड़ा सा आप सोचिए और मेरे सेशन के जो प्रारंभ में मैंने जो बातें की थी उस पर एक बार मनन कीजिएगा। सतत साधना सफलता की प्रथम अनिवार्य शर्त होती है, उस पर आप लोग पालन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन से जितना लाभान्वित भी होंगे, और इस सेशन की आज की जो बात है वो कल हम लोग एक बार प्रॉपर एक टाइम पे जब नेटवर्क ठीक रहेगा तब हम लोग वापस शुरू करेंगे। तो मैं आज के सेशन में आपसे मुलाकात, मेरी इतने समय से हुई लगभग 1.25 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो ठीक बात है, हम लोग अपनी बात को कल कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपने अंदर प्रेरणाएं जगाए रखिए। जो शुरू में मैंने कहा था, जो दिनेश शर्मा ने डाला था, विष्णु ने डाला था कि सर हमारा खतरनाक समय चालू ना हो, ये याद करके हम वापस एक्टिव हो जाते हैं, तो बिल्कुल एक्टिव हो जाइए, हमेशा एक्टिव बने रहिए और लगातार पढ़िए, भले कम मात्रा में हो लेकिन लगातार पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। तो मैं ये चाहूँगा कि आज के सेशन से आपने जो जो बातें नोट की हैं, जो मैंने प्रारंभ में आपको एक जोक के माध्यम से कहा, खुद करना सीखिए। काफ़ी कुछ, सब कुछ डिपेंड मत रहिए दूसरों पे। ये 50-50 जो प्रश्न है, और हाँ मैं कल का सेशन मेरा हो जाएगा, लेकिन कल से ही मैं पुनः गणित शिक्षण विधियों के प्रश्न पुनः प्रारंभ कर रहा हूँ। लेवल 2 साइंस मैथ वाले बच्चे, लेवल 1 वाले बच्चे, सारे के सारे बच्चे पुनः गणित एक विषय से जुड़ेंगे। विज्ञान के प्रश्न में बाद में डालूंगा। बच्चों ने लिखा था कि सर विज्ञान के प्रश्नों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि विज्ञान का आधा सा सिलेबस तो वो गणित के अंदर ही है, आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं है। विज्ञान के अभी दोनों लेवल के बच्चे जुड़े रहेंगे, थोड़ा सा लॉकडाउन है, आपके विज्ञान के प्रश्न में आपको करा दूंगा। तो कल से मैं पुनः गणित के प्रश्नों की श्रृंखला ले रहा हूँ और पुनः हम लोग एक स्थिर चाल के साथ हम लोग चलेंगे, स्थिर स्पीड में चलेंगे। और मैं गणित के प्रश्नों की व्याख्या फिर जैसे पूर्व की बातें एक दिन 2 दिन के अंदर आकर के आपको नियमित तौर पे मैं आपको गणित के प्रश्नों की व्याख्या आपको करता रहूँगा। अब चूँकि गणित के प्रश्न चालू हो जाएंगे, लगातार व्याख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद मेरे लाइव जो है वो थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए, मैं आपको सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से अपने अंदर प्रेरणाएँ जगाए रखिए। जिस तरीके से आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपके अंदर होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप